शुरू करेंगे सॉल्यूशन से ना। असाइनमेंट तुमने देख लिया? तुम्हें मतलब नहीं असाइनमेंट देख लो कितने लोग हो गए? अच्छे लोग आगे भी जल्दी जल्दी कौन कौन आया? चलो अच्छा देखते हैं आ रहे हो लोग जल्दी ऐड हो गए स्टार्ट करो। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने। उस दिन लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। ठीक है आज ऑन है रिकॉर्डिंग और ये वीडियो तुम लोग को आफ्टर 24 आवर ऐसा है लेकिन मिल जाता है जल्दी। ठीक है अवेलेबल होगा तो जो आज की क्लास में नहीं है उनको भी वीडियो बाद में मिल जाएगा या तुम लोगों को रिवाइज करना हो तो वीडियो बाद में अवेलेबल है। ठीक है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में देख लेना तुम लोग और असाइनमेंट सबको मिल गया होगा। कुछ बच्चों ने उसको सबमिट भी कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है वो करके लास्ट डेट मेरे ख्याल से मैंने उसकी 20 रखी है। ठीक है मतलब कल की है। ठीक है लास्ट डेट 20 है उससे पहले पहले सब लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो उसको इवेलुएट कर दो। ठीक है चलो भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो अगले बात सही होगा ना सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था थोड़ा सा ना। चलो उसी उन्हीं सब का नोट्स बनाते हुए आगे चलना है क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने केवल पढ़ा था। ठीक है और जिन्होंने लास्ट क्लास ली नहीं थी परसों वाली क्लास को आज फिर से समझ लो। ठीक है समझो भाई सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट। ठीक है अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में हम मिक्स करें और जो भी सॉल्यूशन जो भी बने ठीक है वो कैसा हो होमोजेनियस हो। होमोजेनियस का मतलब होता है बेटा उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी कंपोनेंट का किसी दूसरे कंपोनेंट में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी फेज वैल्यू 1 हो जाए। मतलब अगर मैंने किसी भी सॉलिड चीज को लिक्विड में जब डिसॉल्व कर दिया तो क्या सॉलिड अब सॉलिड रह गया क्या? दोनों की फेज 1 होगी ना। मतलब लिक्विड में ही जाकर के सॉलिड डिसॉल्व हो गया तो उसकी भी तो जो फेज बोलेंगे कि आपको किस फेज में है तो वो लिक्विड फेज में आया समझ में। सॉल्यूशन is the homogeneous mixture of two and more components है ना जिसकी फेज वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है ध्यान रखो। और जो दो कंपोनेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट
and solvent. Solute and solvent. ध्यान दो solution is a homogeneous mixture of two and more components. और जो component है बेटा वो दो component से मिलकर के बना होता है कौन कौन solute और solvent. ठीक है ध्यान दो भाई ये तो बहुत इजी है. ठीक है solute और solvent. solvent क्या होता है बेटा जो solution में large quantity में मिले. आ रहा है समझ में. जैसे हम लोगों ने अगर वाटर लिया है ग्लास और उसमें सॉल्ट डाल दिया. ठीक है तो वाटर लार्ज क्वांटिटी में होगा कि सॉल्ट. जाहिर सी बात है बेटा वाटर ही होगा क्योंकि सॉल्ट को तो उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है तो वाटर लार्ज क्वांटिटी में दैट मींस वाटर क्या है बेटा सॉल्वेंट है. जो भी लार्ज ध्यान रखिए जो भी लार्ज क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्वेंट और जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट. ठीक है तो सॉल्वेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. ध्यान रखो लार्ज क्वांटिटी में होगा लार्ज अमाउंट में होगा. ठीक है जबकि सॉल्यूट क्या होता है बेटा सॉल्यूट होता है कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक तो इतना सब लोग कॉपी में हेडिंग लगा लो. डाल लो बेटा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में पहले लिख लो. सब लोग कॉपी में हेडिंग डालो सॉल्यूशन ये चैप्टर. ठीक है स्टार्ट करो. लिखो बेटा homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous or more components is called solution. Homogeneous mixture of two and more components is called solution. ठीक है component of solution are first पे लिखो बेटा solute, second पे लिखो solvent. ठीक है component of solution are solute, second है solvent और ऐसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रहे. जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा बेटा वो solute और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो solvent. मतलब जिसको डाला जाए वो solute जिसमें डाला जाए वो solvent. ठीक है ध्यान रखो ये चीज. क्या है बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलो. क्वेश्चन बताओ बेटा. हाँ ठीक है ओके पहले इतना हो गया. ये हो गया. ठीक है वो क्वेश्चन की बात कर लेती होगी. दो न्यूमेरिकल डाले थे बेटा एक कंपाउंड के फॉर्मूले पे और एक डेंसिटी में न्यूमेरिकल था. ठीक है उसमें बात हो जाती है. कितना हो गया इरेज कर रही हूँ मैं इसको. ठीक है सॉल्यूट बेटा जो स्मॉल क्वांटिटी सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट. ओके चलो नेक्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. उसमें पढ़ा था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बेटा कितने टाइप होते हैं थ्री टाइप होते हैं. ठीक है सब लोग लिखो लिखते चलो साथ में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. बहुत शॉर्ट में ये नोट्स बनानी है क्योंकि ये वाली नोट्स बेटा ये समझ लो कि बस चैप्टर की स्टार्टिंग है. बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन नोट्स है बनाना तो पड़ेगा. ठीक है बाकी इनसे क्वेश्चन रेयर है कि पूछे जाए. ठीक है लेकिन समझते चलो क्योंकि इजी भी है. देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है तो बेटा फर्स्ट टाइप लिखोगे तुम लोग अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड. ठीक है सेकेंड सैचुरेटेड. तो थर्ड सुपर सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड. ठीक है फर्स्ट अनसैचुरेटेड सेकंड सैचुरेटेड थर्ड सुपर सैचुरेटेड. ओके अब देखो ध्यान से देखो एक एक लाइन लिखना है ज्यादा कुछ नहीं. हम लोग बात कर चुके हैं ना लास्ट क्लास में इसमें पढ़ चुके हैं. ध्यान दो जिन्हें नहीं पढ़ा है फिर से रिवाइज करो. देखो क्या होता है बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं.
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है बेटा जिसमें किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर हम ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, तो क्या उस पानी की कैपेसिटी 1 चम्मच चीनी को अपने में डिसॉल्व करने की है क्या? नहीं ना, और भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये ध्यान दो टेम्परेचर मैंने जितना रखा है उतना ही रहना चाहिए, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना हम मोर सोल्यूट डिसॉल्व कर दे सॉल्वेंट में, कर सकते हो सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डैश करके केवल इतना लिखना है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, बहुत शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें बहुत अपना मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद अभी भी हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर सके एट गिवन टेम्परेचर, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को, ध्यान दो ये हो गया, नोट करते चलो साथ में। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो ध्यान से क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, हमने उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितना वो डिसॉल्व कर सकता था, जितना सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था मैक्सिमम कैपेसिटी, उतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम और सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व होगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम चीनी पानी में चीनी डालते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब तुम और एक्स्ट्रा चीनी डालोगे ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो बॉटम में बैठ जाएगी, सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, नीचे बैठ जाएगी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो गया, ध्यान दो, जिसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। आ रहा है समझ में? तो बस इतना लिखना है बेटा, मोर सोल्यूट कांट बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। ये ध्यान दो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, अगर बेटा मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उस टाइम पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, भी समझोगे। ठीक है, अभी इतना समझो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम मोर सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए, ठीक है, अगर मैंने और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वो डिसॉल्व ही ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, मतलब इसने अपनी सैचुरेशन को गेन कर लिया है, इससे ज्यादा सोल्यूट इसमें उस टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बेटा क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो पढ़े हम लोगों ने, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बेटा, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है क्योंकि अभी उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हुआ है सोल्यूशन में, और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, जबकि सैचुरेटेड में उस टेम्परेचर पर बेटा मैक्सिमम सैचुरेशन जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ना वो गेन होता है। अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, और अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व होगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। अब ये समझ में? लेकिन लेकिन ध्यान दो, अगर तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ी कि तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, मतलब अब तुम्हें पानी में बहुत सारी चीनी डालना है ताकि पानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, ठीक है, ठीक ठीक मिक्सचर चाहिए तुम्हें। ठीक, तो क्या करोगे भाई? चाशनी बनानी है अगर तुम्हें चीनी की, ऐसे ऐसे कुछ पानी में केवल चीनी छोड़नी है, उसके लिए पानी बॉईल करने की या गर्म करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन क्या तुम उसकी सैचुरेशन से ज्यादा बिना बॉईल किए हुए पानी या बिना हीट दिए हुए घोल सकते हो क्या? बेटा नहीं घोल सकते। मैक्सिमम हम जितनी चीनी घोलेंगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, फिर हीट मतलब कि गैस पे रखोगे ना, और ज्यादा चीनी डालोगे फिर वो थिक होता जाएगा मिक्सचर उसका। ओके, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। समझो भाई, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है बेटा जिसमें हम सैचुरेशन पा लेने के बाद भी, मतलब अगर मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मुझे और करना है डिसॉल्व, तो क्या करोगे भाई? तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ज्यादा हीट दे करके इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना उसको ही इंक्रीज कर देंगे। मतलब अब पानी को जब हम बहुत हीट देंगे तो अब उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखना है बेटा, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, मोर सोल्यूट। ठीक है, बस इतना ध्यान
तो दोनों सेम है, इसमें भी ज्यादा सॉरी ये दोनों, इसमें भी सॉल्यूट घोल सकते हैं, इसमें भी घोल सकते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए अनसैचुरेटेड में, उसमें टेम्परेचर को लगातार हमें इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मुझे सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, अगर मुझे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करना है, ठीक है। मोर सॉल्यूट, साथ में नोट करके चलो, कैन बी डिसॉल्व, वाला दिख रहा है ना, at high temperature, more solute can be dissolved at high temperature, ठीक है। More solute can be dissolved at high temperature. लास्ट के 15 मिनट्स में असाइनमेंट पे बात करूंगी बेटा, ठीक है, उससे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी से बोलो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्लियर नहीं है क्या बेटा? वॉल्यूम क्लियर है कि नहीं है बताओ। लो है, अच्छा, फैन ऑफ कर दो। अच्छा, जब बोर्ड के पास आते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, इस वजह से क्लियर नहीं होती। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी बेटा कि मैं इधर से ही बोलूँ। इतना हो गया होगा सबका, ठीक है, मैं रेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया सोल्यूशन के टाइप, ठीक है। अब अगर मुझे अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि किसी भी सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी होती है। अगर ये बात हो रही है कि वो अपनी फुल कैपेसिटी से बराबर अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, तो और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो कैपेसिटी को जानने के लिए बेटा एक वर्ड होता है सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ध्यान दो भाई बेटा, किसी भी सॉल्वेंट में हम कितने अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, मैक्स कितना, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, यही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, solubility is the maximum amount, solubility is the maximum amount of solute, solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved, साथ में लिखते चलो, ठीक है, which can be dissolved in, solubility is the, क्या लिखा भाई, maximum amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent, given amount of solvent at
गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखो भाई, solubility is the amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent at given temperature। ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में किसी गिवन टेम्परेचर पर कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, यही उसकी क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी है। ओके, नोट करो जल्दी से। हो गया, हो गया। चलो, अब कौन बताएगा, कल जिसने परसों क्लास ली थी उनमें से कौन बताएगा हेनरी लॉ? व्हाट इज हेनरी लॉ? उसको आता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज हेनरी लॉ? जल्दी बताओ भाई, किसी को नहीं आता क्या बेटा? लास्ट क्लास में पढ़ा है ना हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को उसमें डिटरमाइन कर रहे थे हम लोग, प्रेशर से उसका रिलेशन निकाला था। प्रेशर ऑफ लिक्विड नहीं बेटा, प्रेशर ऑफ गैस है ना, जो गैस डिजोल्व है, या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोलो ना, गैस और लिक्विड का जो सोल्यूशन है। चलो अच्छा बताते हैं, ठीक, वेरी गुड काव्या, मैं रेस कर रही हूँ इसको, ठीक है। चलो देखो भाई, बेटा तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर हेनरीज लॉ पढ़ चुके हो, है ना। और हेनरी लॉ इम्पोर्टेंट इसलिए है, ध्यान दो भाई, हेनरी लॉ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारी लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे मिलेंगे जो हेनरी लॉ, जिस मतलब जो हेनरी लॉ से जो की एप्लीकेशंस है, ठीक है, उनका हमारी लाइफ में यूज है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दोगे। हेनरीज लॉ, ठीक है, ये लास्ट क्लास में, चलो भाई समझो, व्हाट इज हेनरीज लॉ बेटा? सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में हम कितना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, यही इसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर सोल्यूट, किसी ने ये थोड़ा ना लिख दिया है कि सोल्यूट केवल बेटा सॉलिड ही हो सकता है, सोल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है। या तुम पानी में अगर कुछ और मिलाओगे, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक, पानी में दूध मिला दिया तो क्या सोल्यूशन नहीं बनेगा? सोल्यूशन ही तो बनेगा ना। लास्ट क्लास नहीं ली थी बेटा, उस कोई टेंशन नहीं, लास्ट क्लास नहीं ली थी तो मैं लास्ट क्लास की सारी चीजें समझा तो रही हूँ ना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसकी मत टेंशन लो भाई, सारा चीजें वैसे ही समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ वैसे ही, चलो देखो भाई, हेनरी लॉ क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बताता है कि किसी लिक्विड में हम कितनी ज्यादा से ज्यादा गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया कि सॉल्यूट केवल सॉलिड नहीं होता, अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूट को देखा, सॉल्ट डाल रहे थे, शुगर डाल रहे थे, ये सब तो सॉलिड है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने लिक्विड को डाल दिया, जैसे पानी में तुमने दूध डाल करके मिला लिया, तो वो भी तो सोल्यूशन बना, वो भी तो सोल्यूशन बना ना। ठीक है, ये तुमने कोई और चीज लाया, कोई, हाँ वही कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल ले लो, हेनरी लॉ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। ठीक, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में बेटा CO2 गैस डिजोल्व होती है, सबको पता है ना। गैस डिजोल्व होती है वाटर में, तो वहां पर सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है? वहां गैसियस स्टेट में सॉल्यूट है, गैस काम कर रही है सॉल्यूट का। ठीक है, तो हेनरी लॉ ये कहते हैं कि अगर मुझे गैस को किसी बॉटल में, किसी बॉटल नहीं सॉरी, किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करना है, सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, कौन बताएगा? ये उसका प्रेशर बताएगा। क्यों प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर क्यों अलग सा वर्ड आ गया, ये ध्यान दो भाई। बेटा हमें पता है कि जो गैस होती है वो बहुत रैंडम होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं स्पेसेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रैंडमनेस होती है। ठीक है, रैंडमनेस होती है, मतलब ये एक जगह पर कभी भी
अरेंज्ड नहीं रह सकते, इधर उधर हमेशा रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन किया करते हैं, ठीक है। और इसी रैंडमनेस को ही हम क्या बोलते हैं, जहां पर रैंडमनेस होगी वहां बेटा हम इसे मेजर किससे करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड पढ़ा था, रैंडमनेस को मेजर किसमें किया जाता है बेटा, एंट्रोपी में, ठीक है। किसी भी गैस की, लिक्विड की, सॉलिड की जो रैंडमनेस होती है उसे हम किसमें मेजर करते हैं, एंट्रोपी में। सॉलिड की तो रैंडमनेस बहुत कम होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसमें होती है बेटा, गैसेस में होती है, ओके। एंट्रोपी में मेजर करते हैं। अब समझो भाई, अगर तुम्हें पता है कि गैस की एंट्रोपी तो बहुत हाई है, गैस की एंट्रोपी बहुत हाई है क्योंकि रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल इधर उधर कभी एक जगह बैठते नहीं, हमेशा इधर उधर, तो क्या तुम उसे, गैस को, ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक बॉटल, एक ग्लास में पानी लिया और उसमें कहा भैया कि 1 लीटर गैस जाओ और उसमें डिजोल्व हो जाओ, और गैस आराम से आई और पानी में जाकर के डिजोल्व हो गई, बेटा ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्या गैस अपने आप आकर के इसमें डिजोल्व हो जाएगी क्या, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा था, 11th में, लास्ट ईयर बेटा पढ़ा था ये, ध्यान दो, अब ये मत कहना कि लास्ट ईयर वाली क्लास में पढ़े थे, ठीक है, ध्यान दो बेटा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि अगर मुझे, हाँ क्या बताता था, हाँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है बेटा कि कोई भी प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होता है जब उसकी इंट्रोपी बढ़ती है, इंट्रोपी ज्यादा होती है, कोई भी सिस्टम तब स्टेबल होता है जब उसकी इंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो। यूनिवर्स चाहता है कि उसकी इंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो, बढ़ती रहे, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती रहे, पता है ना। किसी भी चीज की, जैसे 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 हाँ, जैसे आइस अपने आप पिघल करके वाटर बनती है। अब बताओ, रैंडमनेस सॉलिड में ज्यादा होगी कि रैंडमनेस लिक्विड में ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ, रैंडमनेस सॉलिड की ज्यादा होगी कि लिक्विड की, बताओ भाई। वेरी गुड, हाँ, क्या बोला क्या बोला, लिक्विड की ना, सॉलिड की कैसे होगी भैया, सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत अरेंज होते हैं ना, जब तक तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ाए हो, सॉलिड में पार्टिकल अरेंज होते हैं ना एक जगह, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है ऐसा, क्रिस्टलाइटिस पढ़ चुके हैं ना हम लोग, डिफेक्ट वगैरह सब कुछ, बेटा ये पार्टिकल अरेंज होते हैं, ये हिलते डुलते नहीं होते, है ना। रैंडमनेस बहुत कम होती है, जीरो होती है लगभग, एंट्रोपी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये सॉलिड लिक्विड में बदलने लगेगा, ये मॉलिक्यूल में मूवमेंट आ जाएगा, फ्लो होता है ना लिक्विड में, ठीक है, इनमें मूवमेंट आ जाएगा, थोड़ी सी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और अगर ये गैस में चेंज हो जाए तो ये मॉलिक्यूल के बीच से जो इतना स्पेस दिख रहा है ना, ये इतना दूर हो जाएगा कि दिखेगा भी नहीं, मॉलिक्यूल कहाँ गया ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब उनकी एंट्रोपी उस टाइम पर हाईएस्ट होगी। आ रहे समझ में, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा, और गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, ओके। अगर बेटा गैसेस की एंट्रोपी इतनी ज्यादा है और तुम्हें क्या करना है, इसमें ला करके उसे डिजोल्व करना है, ठीक, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट लगाना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर आकर के गैस इसमें डिजोल्व हो जाए, समझ में आ रहा है, क्योंकि गैस खुद से नहीं डिजोल्व होगी बेटा, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेटा उन सब में एंट्रोपी बढ़ती है, और अगर एंट्रोपी घटी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसे यूनिवर्स कभी सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब उस प्रोसेस को यूनिवर्स कभी होने ही नहीं देगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज में एंट्रोपी घटी यूनिवर्स की तो वो प्रोसेस कभी भी होगा ही नहीं, ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आगे बेटा समझ में, दीदी एंट्रोपी बता दीजिए, ओके। देखो एंट्रोपी क्या होता है बेटा, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। अगर अगर कोई गैस है तो उसके पार्टिकल कभी एक जगह बैठे नहीं रह सकते, ठीक है, पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे, कितने अस्त व्यस्त तरीके से रह सकते हैं, यही उनकी एंट्रोपी होती है, ओके। एंट्रोपी समझ में आया, देखो ध्यान से, तुम लोग क्लास, ठीक है, जब कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर का टाइम होता है, ठीक है, तो तुम लोग सॉलिड स्टेट के फॉर्म में बैठ जाओगे, जहां तुम्हारी सीट है बिल्कुल वहीं बैठ जाओगे, शांत रहोगे, सर नहीं उठाओगे, जो टीचर पढ़ा रहा है वैसे। लेकिन रिसेस हो जाएगा, अगर लंच हो जाएगा तो उस टाइम पर तुम लोग क्या वैसे बैठे रहोगे, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाओगे ना, ठीक है, कोई सीट के नीचे, कोई सीट के ऊपर, कोई तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चढ़ा है, कोई कुछ भी हो सकता है, ओके। ध्यान दो भाई, अगर रेसेस का टाइम होगा तो तुम लोग बहुत अस्त व्यस्त हो जाओगे, उस टाइम बोलेंगे कि तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ गई, पहले तुम सॉलिड स्टेट में थे, अब तुम अपनी जगह पर नहीं हो बेटा, अब तुम्हारा ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा कोई अरेंजमेंट नहीं है रेगुलर, समझ में आ रहा है, बहुत इरेगुलर हो गए हो, बहुत रैंडम हो गया हो, तो क्या बोला जाएगा, इस इरेगुलरिटी को, इस रैंडमनेस को ही बोला जाएगा एंट्रोपी हाई हो गई, आ गया समझ में, एंट्रोपी बहुत ज्यादा
हाई हो गई है। अब अगर तुम्हारी उस एंट्रोपी को कम करना है, सोचो भाई इसी तरह गैसेस की एंट्रोपी बहुत हाई होती है, वो कभी एक जगह बैठती नहीं, जैसे तुम लोग लंच में कभी एक जगह बैठते नहीं हो, ठीक है, इधर उधर इधर उधर। तो वैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकते, उसकी एंट्रोपी बहुत हाई है। तो अगर उन्हें हमें एक जगह पे लाना है भाई कि इस वाले लिक्विड में जाकर के डिजोल्व हो जाओ, ठीक है बेटा, अगर मुझे गैसेस की एंट्रोपी को कम करना है, उसे लिक्विड में डिजोल्व करना है, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे लंच में तुम लोग की एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक, और बढ़ी रहती है लंच के बाद वाले पीरियड लगी पड़ी, अब उसको कम करना है, कोई एक्सटर्नल टीचर आ गया ना, जब तक लगाए ना एक दो को तब तक तुम लोग की एंट्रोपी कम नहीं होती। तो उस एंट्रोपी को कम कैसे किया जाएगा भाई, एक्सटर्नल इफेक्ट लगा के, वो तुम लोग के लिए डंडे होते हैं, ठीक, गैसेस को डंडे मार के क्या होगा। तो गैसेस में क्या होता है बेटा कि तुम्हें एक्सटर्नल इफेक्ट लगाना है, गैसेस में एक्सटर्नल इफेक्ट होता है प्रेशर, गैसेस किससे डरती है, प्रेशर से, ठीक है। ध्यान दो भाई, अगर मुझे गैस की एंट्रोपी को कम करके गैस को इस लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर। और ये पता है तुम लोगों को कि प्रेशर इंक्रीज करने पर गैसेस लिक्विड में चेंज होती है ना। हाँ, बाय पिस्टन, प्रेशर बाय पिस्टन लगता है, ठीक। बेटा पता है ना कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, इनके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, जब मॉलिक्यूल पास आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, रैंडमनेस उसकी कम हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में, ठीक। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस की एंट्रोपी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गैस डिजोल्व होती जाएंगी, और प्रेशर बढ़ाओ और ज्यादा डिजोल्व, और प्रेशर बढ़ाओ और ज्यादा डिजोल्व। आ रहा है ना समझ में, मतलब जितना जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिजोल्व हो सकती है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा गैस डिजोल्व हो सकती है। तो कह सकते हैं ना कि प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस, बिल्कुल ध्यान से समझो, अमाउंट ऑफ गैस जो कि इस लिक्विड में डिजोल्व हो वो भी बढ़ेगा। देखो प्रेशर बढ़ा तो अमाउंट ऑफ गैस जो लिक्विड में डिजोल्व है वो भी बढ़ा, तो दोनों जब सेम रिलेशन शो कर रहे हैं, ये बढ़े तो ये बढ़े, तो ये बोल सकते हैं ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, pressure is directly proportional to the amount of gas dissolved। आ गया सबको समझ में, इतना आया, आ गया बेटा, जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया। चलो देखो भाई, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसमें गैस डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, अब अमाउंट को हम नापेंगे कैसे भाई, ऐसे कैसे नापेंगे कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई, ठीक। तो उसे नापने के लिए एक केमिस्ट्री में टर्म का यूज होता है, ध्यान दो, वो टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 11th में तुम लोग पढ़ चुके हो मोल फ्रैक्शन, ध्यान दो, टर्म होता है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, mole fraction is the ratio of, mole fraction is the ratio of moles of solute to the total moles of solution, ठीक है। mole fraction is the ratio of moles of solute to the total moles of solution। ध्यान दो भाई, अगर मुझे इस सोल्यूशन में, बेटा गैस को डिजोल्व करना है, ठीक है, तो गैस के कितने मोल्स हम लोग डिजोल्व करेंगे, ध्यान दो, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर मुझे इस लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना है और उसके अमाउंट को मेजर करना है कि कितनी ज्यादा गैस मैंने डिसॉल्व की है, तो क्या करेंगे भाई, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब मोल्स ऑफ गैस टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल में कौन कौन आ जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ लिक्विड एंड मोल्स ऑफ गैस। अगर मोल ऑफ गैस को मान लो कोई एक लिक्विड है, मैंने एक सोल्यूशन बनाया ना, दिख रहा है ना सबको, हाँ, मैंने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें मैंने एक सॉल्वेंट लेके रखा है, उसका नाम है ए। कौन सा सॉल्वेंट लेके रखा है बेटा, ए। और इसमें डाला क्या मैंने, बी गैस डाली, ठीक है। सोल्यूशन बनाया जिसमें जो लिक्विड है वो कौन है, ए, गैस कौन सी डाली, बी, ठीक है। अगर गैस बी है तो उसके मोल्स क्या होंगे बेटा, एनबी, एनबी तो होंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स को एन से शो करते हैं,
तो गैसेस के मोल गैसेस के मोल हो गया बेटा NB, ठीक है। और सोल्यूशन के मोल है ए, सॉरी सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट के मोल हो गए ए, तो सॉरी सॉल्वेंट है ए तो इसके मोल हो गया Na, ठीक है। बेटा एक लिक्विड है जिसका नाम है ए, इसमें तुमने एक गैस को डिजोल्व किया जिसका नाम है बी। अगर तुमने बी गैस को डिजोल्व किया है तो इसके मोल्स कितने हैं बेटा NB, और लिक्विड में सॉल्वेंट जो लिया है तुमने उसके मोल्स है Na, ठीक है। अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालोगे तो जिसको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे बिल्कुल इसी लाइन को याद कर लो, जिसको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। अगर तुम्हें गैस के मोल को निकालना है तो फॉर्मूला होगा बेटा, इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर का। अगर तुम्हें गैस के मोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो लिखो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस क्या है बेटा इसमें बी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू, जिसको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, किसको निकालना है गैस के मोल निकालना है ना, तो गैस के मोल कितने हैं एनबी, ठीक है, अपॉन टोटल मोल। बेटा जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें तो सॉल्वेंट भी है और गैस भी है, दोनों मिक्स है, तो टोटल मोल उनका एडिशन ही तो निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा Na प्लस NB। आ गया समझ में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, मतलब जिसको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अगर सॉल्वेंट का निकालना होता, अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना होता तो फॉर्मूला होता बेटा Na अपॉन, मतलब जिसको निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो सेम ही है ना Na प्लस NB। आ गया समझ में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या बताता है बेटा, मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल पड़े हैं या सॉल्वेंट के कितने मोल पड़े हैं, एक तरीके से अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही तो बताता है सोल्यूशन में, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द, ऐसे याद करो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसे हेनरीज लॉ से रिलेट कैसे करेंगे ये समझो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले हेनरी लॉ कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व बढ़ता है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था बेटा, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस उसमें डिजोल्व हो जाएगी, प्रेशर और बढ़ाओगे गैस उतनी ज्यादा और डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इस अमाउंट ऑफ गैस को मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट यूनिट भी होनी चाहिए जिसमें हम इस अमाउंट को मेजर कर पाए, तो वो मेजर करने के लिए यूनिट क्या यूज होती है बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो हेनरी लॉ की डेफिनेशन बनती है वो होती है बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अमाउंट ही तो बता रहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, ऐसे देखो जेटा से, इसको बोलते हैं जेटा, एक्स नहीं है ये जेटा है, ओके जेटा, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हेनरी लॉ क्या है बेटा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बेटा, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ गैस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग डालो जल्दी से, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेडिंग पड़ गई। लिखो बेटा, द पार्शियल वेपर प्रेशर, the partial vapor pressure of gas, the partial vapor pressure of gas is directly proportional to the
The partial vapor pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved. The partial vapor pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved. Mole fraction of the gas dissolved. ठीक है, फॉर्मूला लिखो। ये तो लिख ही चुकी हो ना, तो सीधे लिख लो बेटा। P is directly proportional to zeta. ठीक है, P is directly proportional to zeta। और बेटा जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो सबको पता है कांस्टेंट आता है। ठीक है, ध्यान दो, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल आएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, वहां कांस्टेंट यूज होता है बेटा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट उसको बोलते हैं KH इनटू मोल फ्रैक्शन जेटा। ठीक है, यहाँ KH क्या है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इतना नोट करो दोनों लाइन, ये दोनों। हो गया, ओके। मोल फ्रैक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, आगे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन वगैरह। ठीक है, चलो देखो क्या पढ़ा भाई, P इक्वल टू KH इंटू जेटा। ठीक है, यहाँ KH क्या है बेटा, KH है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसके एप्लीकेशंस क्या है। पहला एप्लीकेशन तो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पैक करने में। पता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, खरीद के लाओगे तो बहुत टाइट बोतल होती है, दबाओगे तो दबेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसको शेक करके जरा खोल दो तो क्या होगा, गैस बेटा लिक्विड को लेकर के बाहर निकलती है ना, क्योंकि हमेशा लिक्विड और गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं। ठीक है, बॉटल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तुमने जैसे उसकी कैप खोली, ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो प्रेशर अंदर का ज्यादा, ऊपर का कम, तो गैस और लिक्विड दोनों ही लो प्रेशर टू हाई प्रेशर बहुत तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन सही हो गया। यहाँ तो एक क्वेश्चन आता है बेटा कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। गर्म पानी, अगर पानी थोड़ा गर्म होगा तो एक्वेटिक एनिमल मछलियां वगैरह उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जितना ठंडे पानी में कर लेती है। ऐसा क्यों, तो ध्यान दो, यहाँ से देखो, एक रिलेशन लिखना है तुम्हें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन KH यानी हेनरीज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद लो, रिलेशन बिटवीन KH एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम KH और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन लिखे हैं तो बेटा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर KH बढ़ता है, ध्यान दो, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है इन दोनों में, तो KH अगर बढ़ा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो KH डिक्रीज होगा ना, और अगर टेम्परेचर घटा तो KH बढ़ेगा। दोनों का उल्टा रिलेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में, टेम्परेचर इंक्रीज होगा KH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इजी है ना, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। ठीक, ये लिख लो, ये रिलेशन है बेटा, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन लिखो।
KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो KH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से समझो फर्स्ट वाली क्वेश्चन जो हमने यहाँ देखी है, यहाँ KH और प्रेशर के बीच में देखो कौन सा रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिख रहा है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। के बेटा के का मतलब है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ हेनरीज कांस्टेंट दीदी है। ध्यान दो, यहाँ प्रेशर बेटा पहले ये देख लो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ से मुझे KH और KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है देख के पता चल रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, देख के पता चल रहा है बिल्कुल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो KH घटेगा, या KH बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा उसी के साथ साथ, KH घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, ठीक। और यहाँ से तुम्हें मिला कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। अगर बेटा टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज, तो यहाँ से KH की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर हो गया इंक्रीज अगर, तो बेटा इस रिलेशन से KH की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में, फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन देख रहे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो इस वाले रिलेशन से KH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब आ जाओ फर्स्ट वाले रिलेशन पे, ये प्रेशर और KH के बीच का जो रिलेशन था बेटा, अगर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा KH घटेगा, और अगर यहाँ पर KH घट गया, ध्यान दो KH घट गया तो प्रेशर भी, प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ध्यान दो भाई। अगर बेटा फर्स्ट वाले रिलेशन से देखो अगर KH की वैल्यू बेटा डिक्रीज हुई तो प्रेशर भी तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, प्रेशर डिक्रीज। और फर्स्ट वाले रिलेशन से देखो, या हमने हेनरी लॉ में जो पढ़ा कि अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी के डिफाइन क्या करता है बेटा, यहाँ पर के ये मत सोचो कि कांस्टेंट की स्पेलिंग सी से शुरू होनी होती है तो यहाँ सी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केएच को सिंपली बोल दिया जाता है हेनरीज कांस्टेंट, या हेनरीज कांस्टेंट है, यहाँ कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस इतना याद रखो कि के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि क्या डिपेंड कर रहा है, एच क्या डिपेंड कर रहा है, बस इतना समझो कि केएच को कहते हैं क्या है, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। क्या आई, किसकी वैल्यू नहीं होती बेटा, अच्छा के की वैल्यू, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो सॉरी टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होती है बेटा, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर, वो क्वेश्चन में टेम्परेचर पता नहीं क्या कर रहा, क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके, आज फर्स्ट कंडीशन में वो दिखा रहा है, पहले उसको देख लो, ठीक है बेटा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, केएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बेटा प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी डिक्रीज हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब अगर पानी गर्म हुआ, हॉट वाटर हुआ, तो pH डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, इतने सारे रिलेशन से एक ये मेन रिलेशन आ गया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। मतलब एट हाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। आया समझ में, एट हाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, ठीक है। सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2, ठीक, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है मतलब पानी अब ठंडा होगा, कोल्ड वाटर, पानी अगर कोल्ड हो गया बेटा तो केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज तो केएच इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, केएच इंक्रीज, केएच इंक्रीज हो गया बेटा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज। आ गया समझ में? यानी अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाएगी। गर्म पानी में जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। ये रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। अब जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो गई, ऑक्सीजन पानी में कम घुली हुई है, तो सांस लेने में एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम होने लगती है। समझ में आया? अगर ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व है, क्योंकि वो सांस किससे लेते हैं बेटा? डिजोल्व ऑक्सीजन से लेते हैं। तो अगर जो पानी में ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वो कम हो गई, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो गई, तो जाहिर सी बात है ना कि उनको प्रॉब्लम होने लगेगी सांस लेने में, ठीक है। लेकिन अगर ठंडा पानी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो पीएच इंक्रीज, जिससे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, मतलब अब टेम्परेचर कम है तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो आराम से सांस ले सकते हैं, ठीक है, ब्रीथ कर सकते हैं। आ गया? इतना जल्दी से नोट हो गया? सब लोग बता जल्दी से, तो इरेज करूंगा। ठीक है, इरेज कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इरेज कर रही हूँ। हो गया बेटा? अब इसमें लिखो आगे, एक लाइन लिखो, एक्वाटिक एनिमल, इसी में नीचे लिखो, एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन, aquatic animal are more comfortable in cold water. Aquatic animal are more comfortable in cold water as compared to as compared to hot water. Aquatic animal are more comfortable in cold water as compared to hot water because from above equation because from above equation solubility of gases solubility of gases increases solubility of gases increases as temperature decreases. Solubility of gases increases as temperature decreases. हो गया बेटा? हो गया? चलो क्वेश्चन बताओ असाइनमेंट वाला।
कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, क्या क्या? Y makes CCP lattice and X occupies 1/3 of tetrahedral world. बेटा अगर स्फीयर्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड बताओ भाई। स्फीयर्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड। हाँ बताओ, कौन बता रहा था? अगर बेटा वर्ड n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होंगे ना, पढ़ चुके हो ना? देखो ध्यान से, वर्ड नहीं स्फीयर्स। अगर सीसीपी लैटिस बन रहे हैं, ठीक है, सीसीपी में अगर स्फीयर्स मैंने कितने लिए? n, ठीक है, और बोला जा रहा है कि y नेक्स्ट सीसीपी क्रिस्टल, मतलब जो y है वो n स्पेस की पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। y है जो वो n स्पेस की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेयर कितने हैं? n, और हर n पे एक y चाहिए, तो कितने y होने चाहिए? n होने चाहिए। तो यहाँ से y का नंबर पता चल गया ना, n। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बेटा, x ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। अब बेटा अगर स्क्वायर n है, स्क्वायर कितने लगे हुए हैं? n, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होंगी? पढ़ चुके हैं बहुत बार, 2n, है ना। अब इन 2n वर्ड को कवर कौन कर रहा है बेटा? x, लेकिन क्या सारे 2n वर्ड को कवर कर रहा है? नहीं, 1/3, है ना। तो 2n के 1/3 को कवर कर रहा है, तो यहाँ से x का नंबर निकालो, x इक्वल्स टू 2n टोटल वर्ड के 1/3 को ये कवर कर रहा है, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ से निकला गया x इक्वल 2n/3, ये x का नंबर आ गया। y पता चल गया, ये सीसीपी लैटिस बना रहा है, इसका मतलब इसमें अगर n है तो y भी कितना होगा? n होगा। x makes x covers 1/3 of tetrahedral void, that means x is equals to 2n/3। यहाँ से तुम्हें y पता चल गया, x पता चल गया। अब इनके बीच का क्या निकाल लो? इनके बीच का रेशियो निकाल लो बेटा। x कितना आया? 2n/3, ठीक है, x आया 2n/3, y कितना आया? n आ गया। n से n गया, एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा x2/3। आ गया? और कोई क्वेश्चन होगा? और कौन सा? बेटा आंसर मैं कल मैच करा दूंगी, ठीक है। कल 10 क्वेश्चन जो दिए थे, क्योंकि लास्ट कल तक का टाइम है, कल तक में सब लोग सबमिट कर दो, ठीक। और कल क्या बेटा? हाँ तुम्हारा हो गया ना, अभी सारे बच्चों का नहीं हुआ, शायद 4 स्टूडेंट्स ने कराया है, ठीक है। क्लास ही आज 5 बच्चे, 2 बच्चे क्लास आधे में छोड़ के चले गए थे। अभी तो 7 दिख रहे थे मुझे। जो बच्चे आ नहीं रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर वो तुम लोग के कांटेक्ट में हो तो उन लोगों से बात कर लो, और आसपास में जो बच्चे हो बेटा उनको भी बता दो कि ऑनलाइन मोड में इतना बढ़िया तुम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो उन बच्चों से भी कह दो, क्योंकि अभी पता नहीं टाइम ये लॉकडाउन वगैरह कब खत्म हो, तो ऑनलाइन तुम लोग की स्टडी बिल्कुल फ्लुएंटली वैसे ही चलनी चाहिए जैसे क्लासेस में चलती है, ठीक है। और वैसे चल भी रही है, क्वेश्चन तुम लोग डाउट पूछ रहे हो, कवर हो रहे हैं, सारी चीजें वैसे ही चलेंगी, ठीक है। तो जो आसपास में हो उनको भी बताओ भाई कि बहुत अच्छा चल रहा है ऑनलाइन मोड में। और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, एनरोल हो गए, उनको भी अगर कांटेक्ट में हो तो उनसे भी कह दो कि क्लासेस लें भाई, ठीक है, पढ़ाई सबसे जरूरी है। हो गया ये, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और असाइनमेंट जिसने सबमिट नहीं किया है बेटा, वो कल तक में पक्का पक्का उसको सबमिट कर दो, ठीक है। और कल इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बेटा क्लास यहीं पे बाइंड करेंगे, ओके, चलो बाय।